सो 30th अप्रैल 16 तक करना है अपने को. ओके 16 है, लीप ईयर है, फिर भी 1 ईयर 365 डेज दिया है, तो फिर 365 ही लेना. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन. अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई. हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स के बुक में वाई का अकाउंट, एक्स टू वाई मतलब हमें वाई को देना बाकी है. व्हाट इट इज, टू बैलेंस बीडी के बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी. गॉट इट. दैट इज ऑन 1st April 16. 1st April 16. ₹10,000. Received acceptance of X to Y for 2 months. Received acceptance of X to Y मतलब हमने एक्सेप्ट किया. एक्सेप्टेंस मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज. तो एंट्री क्या बनेगा अपना, Y टू बिल्स पेएबल बनेगा. तो Y में टू बिल्स पेएबल अकाउंट. 7 अप्रैल को हमने एक्सेप्ट किया है ये. तो 7 अप्रैल से लेके 2 महीना, अप्रैल मई जून, 10 नहीं आएगा. जून, 10 जून रेडिंग की आएगा. यस 10 जून है इसका ड्यू डेट. 10 जून 2016. हम लोग ऑपोजिट साइड लिखते हैं ना वो. एंट्री तो इधर ही आएगा, रेडिंग प्रोडक्ट ऑपोजिट आएगा, खाली प्रोडक्ट. हाँ एंट्री ए साइड ही, अमाउंट ए साइड ही आएगा तुम्हारा. कितना है बिल्स पेएबल, 5,000 रुपया. बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई on 7th of February is dishonored on this date. Okay. Bills receivable accepted by Y. honored है ना. हाँ honored है ना. हाँ honored, sorry. Bills receivable accepted by Y on 7th of February is honored on this due date. तो Y ने हमारे लिए बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था, तो हम तो डॉवर बिल ऑनर किया है. तो व्हाट इज द नो एंट्री ना. हाँ यहाँ पे नो एंट्री आएगा, क्योंकि एंट्री क्या है, कैश टू बिल्स रिसीवेबल. समझना ही बात. तो यहाँ पे लेजर में नहीं दिखेगा कैश टू बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, जो लेजर वाला एंट्री है वही दिखाने का है. फिर एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई. एक्स तो हमें, तो वाई टू सेल्स कब हुआ, 10 अप्रैल को हुआ. और ड्यू डेट के बारे में क्या दिया है, इनवॉइस डेटेड 10th मई. 10th of May को इनवॉइस डेटेड है ना, पैसा तभी लेने का है. अमाउंट इज 7,500. ये भी रेडिंग में जाएगा, दोनों रेडिंग है प्रोडक्ट के लिए. ड्यू डेट को एक्सीड करता है. एक्स रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वाई, हम ही एक्स है तो बैंक टू वाई, तो बाय बैंक. 12 तारीख को हुआ ये. 15 मई का डेटेड है, मतलब ऑब्वियसली तभी पैसा sold goods 15,000 है. सोल्ड गुड 15,000 है. अच्छा बीच का अमाउंट मिसिंग है क्या. तो बाय बैंक अकाउंट, चेक का डेट है 15 तारीख, तो ड्यू डेट हो गया 15 तारीख. 15 तारीख का ड्यू डेट है. 15 मई, 15 मई का है, 15 मई का है. ये भी रेडिंग है 7,500. Y sold goods to X. Y sold to X, हम लोग X है तो बाय परचेज, हमने खरीदा है. बाय परचेज अकाउंट 15th को खरीदा है. एंड इसका भी ड्यू डेट 15 मई है. तो ये भी क्या हो गया अपना, रेडिंग हो गया. 1 2 3 4 रेडिंग तो हो. एक्स रिटर्न गुड सोल्ड बाय 15th अप्रैल. जो 15 अप्रैल को गुड्स बेचे थे उसका रिटर्न हो रहा है. तो 20th अप्रैल को एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15th अप्रैल. 15th अप्रैल को हमने
Y से खरीदा था और अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो टू परचेज रिटर्न्स। अभी इधर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है गाइस। अगर आपको दिया है कि कौन से लॉट का रिटर्न हो रहा है ना, तो आपका ड्यू डेट सेम रहेगा वही लॉट का। इसका लॉजिक क्या है वो भी मैं बताता हूँ। तो आपने अगर ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, 15 लॉट का गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो, कब कर रहे हो, 20th अप्रैल को कर रहे हो। तो नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया होता तो यहाँ पे ड्यू डेट 20th अप्रैल आ जाती, ठीक है। बट यहाँ पे 20th अप्रैल ना लिख के वी विल राइट इसका ड्यू डेट 15 मई, 15th मई। क्यों ऐसा कोई बता सकता है? किसी को कुछ क्लिक हुआ? Why will we write the due date of purchase returns as 15th May? Because 15th May कोई we are getting the goods, तो उसके बाद only we will do return. नहीं, गुड्स तो आ चुके हैं, इनवॉइस तो डेट इनवॉइस के उसके account पे बाद ही 15th, बनाया ना, तो 15th को ही उसके अकाउंट में डाला ना। हाँ, पैसा उस दिन पे करना है, तो हम लोग नेट अमाउंट ही पे करेंगे ना उस दिन, रिटर्न के साथ। तो दोनों का जो रिटर्न और जो परचेज का ड्यू डेट है दैट विल बी सेम। अगर आपको ऐसा मेंशन करके दिया है स्पेसिफिकली कि दिस रिटर्न्स बिलोंग टू दिस लॉट, तो उस परचेज का जो ड्यू डेट है वही का ड्यू डेट होगा, या उस लॉट के जो सेल्स का ड्यू डेट है वही सेल्स रिटर्न का ड्यू डेट होगा। अगर स्पेसिफाई करके लॉट का डेट मेंशन किया है तो, अगर नहीं दिया है तो फिर सेम डेट। अब तक हमने पहले भी किया है ना कितने सम्स में, परचेज रिटर्न सेल्स, तो सेम डेट। ओके, देन व्हाट डू वी हैव? तो इन दोनों का भी, इसका भी रेडिंग है, 5वां रेडिंग हो रहा है आपका। देन बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस डेट। तो इसका अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट कितना है, 1000। बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस डेट। एक्सेप्टेड बाय वाई म्हणजे हम लोग तो ड्रॉवर थे, अभी हम लोग ड्रॉवर थे और बी आर डिसऑनर हो रहा है, तो आपकी एक्सेप्ट, आपकी डिसऑनर एंट्री क्या बनती है, एक्सेप्टर टू बी आर, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, डेटर टू बी आर। तो वाई में टू बी आर अकाउंट कभी हो रहा है, ये 20 अप्रैल को हो रहा है। दिस इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, दिस इज इटसेल्फ द ड्यू डेट। कितने का है, 5000। सो ये हमने कर लिया, ये एक बेचारा अकेला रह गया, बाकी 5 के 5 रेडिंग के, 1 2 3 4 5 6 है आई थिंक, ये भी रेडिंग के नहीं, 5, 1 2 3 4 5 5 रेडिंग है, 5। चलिए, हो गया यहाँ तक, ट्रांजैक्शन हो गए। अभी आपके पास दो तरीके रेडिंग करने के, एक तो नेगेटिव अमाउंट नेगेटिव करके दिखा दो, या फिर ऑपोजिट साइड पे दिखाओ। हम क्योंकि ऑपोजिट साइड वाला फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो ऑपोजिट साइड वाला ही करते हैं यहाँ पर भी। तो एक एक करके सबका रेडिंग उठाते हैं पहले तो। ओके, फॉरवर्ड प्रोडक्ट से जा रहा हूं मैं। फॉरवर्ड मेथड में कैसे करते हो आप, ड्यू डेट टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट। तो ड्यू डेट टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट, पहला ओपनिंग बैलेंस को पकड़ो। ओपनिंग बैलेंस का ड्यू डेट क्या है तुम्हारा, 1416 है। तो 1416 से लेके डेट ऑफ अकाउंट करंट कितना होता है, 30। 14 से लेके 30th अप्रैल, तो ये हो गया 30,000। ये एक नॉर्मल वाला है, ये रेडिंग है, ये रेडिंग है, सर 3 लाख होगा ना, ये भी रेडिंग है, ये भी रेडिंग है, ये भी रेडिंग है, सॉरी 3 लाख होगा ना। 10,000 इंटू 33 लैक्स, मैंने कितना लिखा, 30,000 लिखा, 3 लैक्स। करेक्ट। और ये एक बीआर वाला भी कर लो अभी, 20th अप्रैल से 30th अप्रैल कितना होता है, तो आई थिंक 10 दिन होता है, तो 50,000। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओपनिंग बैलेंस में दोनों डेज इंक्लूसिव चाहिए अपने को, याद है आपको, बराबर है। उसके बाद रेडिंग वाले को पकड़ते हैं, तो एक एक का मैं उड़ाता हूँ। ये 2 BP का पहले उड़ाता हूँ, बाय रेडिंग प्रोडक्ट, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। ये कौन से डेट पे करूंगा मैं सब कुछ, 30th अप्रैल को करूंगा। रेडिंग का मतलब समझाया था, याद है, ये फ्यूचर वाला ट्रांजैक्शन अभी सेटल हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली वैसे तो डिस्काउंट रिसीव करना था, लेकिन अभी अलाउ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिसीवेबल की जगह पेएबल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिबेट। तो 2 BB का तुम्हारा 10th of जून है ना, कितना है,
10th ऑफ जून है तो 30th अप्रैल से लेके 10th ऑफ जून जाओ, कैसे करोगे? मई का 31 प्लस 10 41 डेज आ रहा है, तो ट्रेडिंग प्रोडक्ट क्या होगा? 5000 इंटू 41, 5000 इंटू 41 कितना आता है? 2,05,000। सिमिलरली सेल्स का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाय रेडिंग प्रोडक्ट कितना सेल्स का ड्यू डेट है? 10th ऑफ मई है तो 10 डेज, तो 5 कितना अमाउंट? 15,000 इंटू 10, 1,50,000, 1,50,000 बराबर है। ये प्रोडक्ट और डेज में ही आ रहा है, एक्चुअल अकाउंट में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा इसका। देन बाय टू परचेज रिटर्न का इधर बाय रेडिंग प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हूँ। बाय रेडिंग प्रोडक्ट, ये रेडिंग प्रोडक्ट क्या है? ये न्यूमरेटर का खाली मल्टीप्लिकेशन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो पॉजिटिव इंटरेस्ट था उसकी जगह नेगेटिव इंटरेस्ट का न्यूमरेटर है, एक दिन का करके सीधा इंटरेस्ट नेट मिल जाएगा। कितना है इसका? 114.38 आ रहा है इंटरेस्ट। क्या फाइनल आंसर? हाँ, इंटरेस्ट ये 114। अरे रुकिए रुकिए, 1,000 into 15, that is 15,000. Then ये दोनों को इधर खत्म करते हैं, टू रेडिंग प्रोडक्ट क्या होगा इसका? 7,500 इंटू कितना दिन है? 15th में है तो 15 दिन। कितना होगा 7,500 इंटू 15? 112,500। 112,500। और द लास्ट वन बाय परचेज का इधर टू रेडिंग प्रोडक्ट कितना आएगा? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 में ना, तो 15 दिन, that will be 90,000. That's it. एक बार आपने ये कर दिया तो आप प्रोडक्ट का टोटल ले लीजिए। व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट? साइड ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, कितना आ रहा है? सर मैंने वो नेगेटिव वाला मेथड किया है। अच्छा, नेगेटिव वाला किया। ओके, वन हैज डन 5 लाख 5, 655, 680,000 आ रहा है। 680 नहीं, 670, 670 आ रहा है। नॉर्मल मेथड से किसी ने किया है तो 670, हाँ हाँ 6,70,000, 6,70,000। और यहाँ पे आएगा आपका टू बैलेंस ऑफ, कितना आ रहा है टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट? 4,17,500। 4,17,500। अब ये देख के बताओ, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इज ऑन द ऑपोजिट, मतलब क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, सो इज इट नेट इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल? इज पेएबल। This is payable. So what will be your interest payable का entry? Is it party to interest या interest to party? Interest to party. तो party में क्या आएगा? by interest. by interest. कैसे करोगे कैलकुलेट? 4,17,500 पे at the rate of 10% और 1/365. 114.38. 114.38. 114.38. And then you calculate the balance. Now check which side of account is greater. 366 लेना है ना, तो अरे 114। क्वेश्चन में दिया है यार, 365 लो, पढ़ो। बैलेंस डेबिट बढ़ा है सर, जिस 26,000 डेबिट बढ़ा है, ओके। डेबिट बढ़ा है तो बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आएगा आपका 26,000 है डेबिट का टोटल। 26,000 is the total, and what is the balance you are getting? 2,385.62. 4,000. 2,000. 2,385.62. That will be by balance CD. ये मैंने लास्ट लाइन में फिट किया है, अब जरा बराबर लिखना, 30th April 16.
बाय बैलेंस सीडी 2385.62। सर ये इंटरेस्ट क्रेडिट कैसे आया? इंटरेस्ट क्रेडिट कैसे आया? प्रोडक्ट का डिफरेंस कहाँ पे आया? डेबिट में आया। इसका मतलब प्रोडक्ट्स का क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, मतलब पेएबल ज्यादा है रिसीवेबल कम है, मतलब नेट इंटरेस्ट देना बाकी है। फॉरवर्ड जा रहे हो ना आप। जिस तो साइड पे इसमें अमाउंट नहीं देखने का? नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था ना, जरूरी नहीं है कि अकाउंट में डेबिट साइड हैवियर हो और क्रेडिट साइड छोटा हो तो इंटरेस्ट में भी वही हो, प्रोडक्ट में भी वही हो, जरूरी नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है कि 1000 रुपए पे 100 डेज का इंटरेस्ट है, 1000 रुपए पे 100 डेज का इंटरेस्ट और 10,000 रुपीज पे 10 डेज का इंटरेस्ट, तो क्या बड़ा होगा इंटरेस्ट में? 1000 रुपीज पे 100 डेज का इंटरेस्ट है और 10,000 रुपीज पे 10 डेज का इंटरेस्ट, व्हाट विल बी बिगर? इंटरेस्ट किसका बड़ा होगा? 1000 वाले का ना? 1000। तो आपको सपोज 10,000 लेना है 10 दिन में, 10,000 डेबिट में ये 10 दिन में लेना है और 1000 रुपया क्रेडिट में ये 100 दिन में देना है, तो आपका ये जो रिसीवेबल इंटरेस्ट है ये कम है, पेएबल इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन अमाउंट में रिसीवेबल ज्यादा है और पेएबल कम है। ये दोनों हो सकता है। यहाँ पर अपना अमाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब अमाउंट उससे लेना बाकी है, बट वो जो टाइम पीरियड के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना बन रहा है अपने, क्योंकि क्रेडिट साइड इज हैवी, पीरियड बड़े बड़े है वहां पे पेएबल अमाउंट में, रिसीवेबल अमाउंट में पीरियड छोटा है, तो आपका इंटरेस्ट 114 देना बाकी है और 2385 मतलब वो नेट लेना बाकी है। तो अगर आप बिफोर इंटरेस्ट देखते तो आपको कितना लेना बाकी था? 26 माइनस 16 आपको लेना बाकी था 2500। बिफोर इंटरेस्ट आपको 2500 लेना बाकी था, लेकिन क्योंकि वो इंटरेस्ट में आपका पीरियड ज्यादा है पेएबल का, इसलिए आपका पेएबल इंटरेस्ट हो गया 114.38। तो अभी आपको नेट रिसीवेबल है 2385.6। ऐसा यही इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों रिसीवेबल होता तो ऐड हो जाता, जो बहुत सारे समय हमने किया है। इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों रिसीवेबल है तो ऐड हो जाता बाय बैलेंस शीट। इधर अमाउंट रिसीवेबल है लेकिन इंटरेस्ट पेएबल है, तो इंटरेस्ट काट के हम लोग नेट अमाउंट दे देंगे, नेट अमाउंट ले लेंगे उससे, सॉरी इंटरेस्ट काट के नेट अमाउंट उससे ले लेंगे 2385.6। ठीक है, तो ये हुआ आपका बैलेंस। बोलो आंसर आ गया? एनी डाउट्स? बताओ बताओ बताओ। नेक्स्ट वन ज्यादा अपना 6 7 8 7 8 थोड़ा नया मेथड है, करता हूँ मैं। 14th वाले पे आ जाओ। 14th वाला आपको खुद से ट्राई करना है, चलो ट्राई करो 14th वाला, ट्राई 14th वाला खुद से। ट्राई 14th वन। Sum number 14 रोहन एंड सुनील। Half year ended 30th June. Settlement date is 30th June. Drop an account current rendered by Sunil to Rohan. Rendered by Sunil to Rohan. रोहन सुनील के बुक में रोहन का अकाउंट है, रोहन इन अकाउंट सुनील। So what I'm thinking is 3 दिन अभी बाकी है, फिर सैटरडे से तो आपको हॉलीडे है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कल। We will do some revision, आपको टेस्ट में भी हेल्प हो जाए। फिर हॉलिडे दे दो ना।
अरे यार हॉलीडे में पढ़ेगा ही ना तू घर पे अकाउंट। अरे खुद से पढ़ना है सर, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपका तो हो जाता है, आप टेस्ट देते हो तो। मेरा तो 1.5 घंटा ही है खाली, सर उसमें आपका मैं एससी भी बैठेंगे उसमें भी हो जाएगा। रिवीजन ही करवा रहा है भाई, मेरे एमटीपी सॉल्व करवा रहा है, वो लिंक भेजता है मैथ ग्रुप पे। पास्ट ये मैं रिवीजन में ही करवाने वाला था, अभी वो रिवीजन के जैसा अभी करवा रहा है। रिवीजन में कम बैठने का ऐसा है, यही करने का है मैंने। एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर्स मॉड्यूल, तो 3 दिन में खाली एमटीपी एक एक उठाएंगे हम लोग, और जो जो अपने क्वेश्चन है टेस्ट वाले उसको सॉल्व कर लेंगे वहां से। सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों का मैं लिंक्स भेजता हूँ। फिर सीधा सितंबर में आई एम स्टार्टिंग विद कंसाइनमेंट, और पूरा सितंबर जाएगा आई थिंक इन शेयर्स एंड कंसाइनमेंट, सितंबर एंड तक खत्म। ये 14th वाला बाय बैलेंस का रिटर्न बैलेंस ड्यू टू रोहन बाय सुनील, हम लोग कौन है, सुनील है। बाय बैलेंस भी परफेक्ट। ये बाय टू का ध्यान रखना, एक में टू का बाय हो गया, प्रोडक्ट रॉन्ग, इंटरेस्ट रॉन्ग, फाइनल आंसर रॉन्ग, 2.5 मार्क 2 मार्क भूल। सर इसमें हिंट दिया है कि सेल्स रिटर्न कौन से सेल्स का है, बट उसका ड्यू डेट नहीं दिया। हाँ देखो ये भी पेक्युलरिटी है, इधर हिंट दिया है कि सेल्स रिटर्न जो है वो 16 फरवरी वाले का है, बराबर है, लेकिन वो उसमें कुछ ड्यू डेट है ही नहीं, तो फिर सेम डेट रस्ता ही नहीं अपने पास, तो फिर 18 फरवरी सेम डेट ही ले लेने का सेल्स रिटर्न का ड्यू डेट, नॉर्मली जैसे करते हो। अगर आपको परचेज या सेल्स के लॉट का ड्यू डेट पता है आगे के कोई डेट का, तो फिर आगे का डेट पे सेटल करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो सेम डेट 18 तारीख। पर सेल्स का ड्यू डेट तो वही अज्यूम कर रहे हैं ना जो दिन सेल्स किया था। हाँ सेल्स का तो 16 तारीख ही है, सेल्स रिटर्न का 16 मत कर देना, बैक डेट पे नहीं होता, पास्ट पे मत जाना, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो या तो सेम डेट, या तो फ्यूचर में कोई डेट है ड्यू डेट सेटल करने का तो उस डेट। बाकी सब में इधर कोई क्रेडिट और- पीरियड ही नहीं है, सब ड्यू डेट्स पे ही हो रहा है। यस वो 4 ट्रांजैक्शन में डेट 18 भी आएगा ना? 18 दिया आएगा, उसमें कोई फ्यूचर क्रेडिट पीरियड है ही नहीं अवेलेबल परचेज सेल का, होता तो उस डेट पे लेते सेम बैच का, इसके लिए नहीं है तो सेम डेट 18 का 18, 16 का 16, नॉर्मली जैसे करते हो। सर वो बिल वाले में बाय बिल रिसीवेबल आएगा ना? कौन सा बिल वाला, बिल एक्सेप्टेड बाय रोहन फॉर 3 मंथ, बाय रोहन मतलब हम तो हमने ड्रॉ किया है ना? तो ड्रॉ किया है, यस। बाय बिल्स रिसीवेबल टू सुनील, बिल्स रिसीवेबल टू रोहन में बाय बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस एंट्री एक्सेप्ट हुआ है 22 अप्रैल को, और 3 महीने का है, तो मई जून जुलाई, ये रेडिंग जाएगा 25 जुलाई आ रहा है इसका ड्यू डेट मिला। बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट इज 25 जुलाई, तो रेडिंग क्या, रेडिंग 25 दिन का रेडिंग। बाय भी आया ना? यस बाय बिल्स रिसीवेबल, वी आर ड्रॉवर्स, सो बीआर टू एक्सेप्टर में बाय बीआर, एक्सेप्टर कम हो गया बीआर बढ़ गया, डेटर कम हो गया बीआर एसेट बढ़ गया। पर्सनल फाइनेंस का लिंक भेजा था, देखा क्या? बहुत ही काम की चीज है। सी एज अ सीए नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो पैसे का तो आपको केयर रखना ही पड़ेगा,
काफी लोग होते हैं पैसे के मामले में मम्मी पापा देख लेंगे, अभी आप बड़े हो गए हो थोड़े, इतने नहीं हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो पैसा आपका किधर जा रहा है किधर आ रहा है, पैसे पे नजर होनी चाहिए। नजर मतलब डोंट बी ग्रीडी बट बी अलर्ट, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े लोग कमा कमा के गवा के बैंकरप्ट हो चुके हैं, एक्चुअल केसेस हैं। देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स, सो मेनी एक्टर्स फ्रॉम द पास्ट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आते हैं, बेचारे किधर किधर कुछ छोटा काम कर रहे हैं या किधर घर पे किधर कोई है नहीं केयर करने वाला एंड ऑल। तो फाइनेंस का तो आपको पैसे का तो अभी नहीं है, तो इंटरेस्ट लेके ध्यान लेके रखना ही पड़ेगा, किधर आ रहा है किधर जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, किस चीज में कितना हो रहा है, घर का बजट क्या है, घर पे कौन सी चीज में कितना खर्चा हो रहा है, ध्यान रखने का ट्राई करो। यही आप बिजनेस में कर पाओगे। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक एक पूरा सब्जेक्ट है आपको इंटर में, यही पढ़ने वाले हो। फाइनेंस किधर से रेस करने का, किधर इन्वेस्ट करने का, कितना रिटर्न आ रहा है, उधर कितना इंटरेस्ट देना है, IRR शुड बी ग्रेटर देन ROC, यही देखने का। Sorry, IRR ROC should be greater than cost of capital. ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रेज होता है उसका आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता है, एसेट से जो रिटर्न आता है दैट इज IRR, दैट शुड बी हायर। And make a habit of savings. Don't ignore savings. And save करके invest. सेव करके खाली कैश में रखा, बैंक के लॉकर में रखा, घर के अलमारी में रखा, doesn't make sense. एक ही रेटिंग है ना इसमें? एक ही रेटिंग है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ही रेटिंग है बिल ऑफ एक्सचेंज, 25 दिन का एक ही रेटिंग है। बाय BR है तो ऑपोजिट साइड टू रेटिंग प्रोडक्ट, या नेगेटिव भी दिखा सकते हो, डेज और अमाउंट दोनों नेगेटिव रहेंगे। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, जब आप माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर नेगेटिव लिख रहे हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थियोरी पढ़ते रहना। अच्छा, टेस्ट में क्या बोलते हो, 8 मार्क का डालूं ट्रू और फॉल्स? 4 डालता हूँ ट्रू और फॉल्स कोई भी चैप्टर का, ठीक है? हेलो, हम लोग अभी 2-3 दिन MTP RTP करेंगे तो तुमको आइडिया भी आ जाएगा कौन सा टाइप का ट्रू और फॉल्स रहता है, ठीक है?
8 मार्क का डालूंगा 4 ट्रू और फॉल्स 4 into 2 8 मार्क्स ट्रू और फॉल्स विथ रीजन थियरी नहीं डाल रहा हूँ ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ वो नहीं डाल रहा हूँ मैं ठीक है ट्रू और फॉल्स आई पुट कैपिटल रेवेन्यू में से आता है तो बाकी कोई भी चैप्टर का सिंपल सा रहता है लॉजिकल रहता है ध्यान दिया होगा चैप्टर के कंसेप्ट पे तो आ जाएगा बोलो हो गया क्या सर इंटरेस्ट क्या आ रहा है? इंटरेस्ट मेरे को पता नहीं है बोलो 107.08 हाँ वाह फर्स्ट अटेम्प्ट 2 आंसर राइट हो गए वेरी गुड 107.08 बैलेंस 2497.08 आया हाँ 2 बैलेंस कैरेट डाउन होगा. हाँ बाय इंटरेस्ट आ रहा है कि टू इंटरेस्ट आ रहा है इंटरेस्ट में बैलेंस बाय कैरी इंटरेस्ट डाउन बैलेंस में टू बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंस कितना आया 2497.08 2497.08 बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय आ रहा है कि 2? 2 बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 2 आएगा इंटरेस्ट में बाय आएगा और बैलेंस में वापस 2 बैलेंस शीट बैलेंस इंटरेस्ट कितना है? कितना था इंटरेस्ट 107.0 107.07 ना 08 08 107.08 हो गया बोलिए झाला का सबका हो गया सबका हो गया जस्ट कम
सर सर डन। सर कैश पेड बाय रोहन टू सुनील का क्या आएगा? हम लोग सुनील है तो कैश टू रोहन, रोहन में बाय कैश। हम लोग कौन है वो क्लियर कर लो पहले, हम लोग सुनील है, बस सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते जाओ। बाय कैश। चलो मिल गया आंसर। कितना है फाइनल अमाउंट टू बैलेंस सीडी? टू बैलेंस सीडी बताइए बताइए। 2497.08। 2497.08 मिला सबको? हो गया सबका? एनीवन स्टिल डूइंग? टेल मी। जेनिल हो गया फिनिश? सर 2 मिनट। अच्छा करो 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 करो। 3 पेपर्स मैंने भेजे हैं ग्रुप पे, MTP 1 2 3। सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट एक बार बताओ। बैलेंस ऑफ बोलो कितना रहा है, मेरे पास है नहीं यहाँ। 390850। 390850 मिला? नहीं मिला? कोई बोल दो या क्रेडिट और डेबिट के अमाउंट। डेबिट से चालू करो, डेबिट और क्रेडिट प्रोडक्ट्स। डेबिट्स के अमाउंट बोल दो कोई। 868320, फिर 348880, फिर 18240, फिर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 390850, फिर क्रेडिट में 544810, 770820, 73920, और फिर तो माइनस में 37500, फिर 155000 और 119240। कर लो नया करते हैं फिर। 15th sum is for homework. 15th sum is for homework. 15वां सम आपका होमवर्क है। क्वार्टर एंडेड 31st March। नॉर्मल सम। 15th sum is for homework 15। और अब एक लास्ट पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ये मेथड का कोई चांस है नहीं आने का, खास यूज भी नहीं है, टाइम पास है। एट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 दोनों प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड हो गया तो करते हैं हम लोग लास्ट स्टार्ट। सेम फॉर्मेट है ना? नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। ये आपका पासबुक का फॉर्मेट है, पासबुक का। सर फाइनल बैलेंस क्या था? 2472 पॉइंट ऐसा कुछ। 2497.0। 2497। सर 15 सम में पहला आइटम बैलेंस इन स्मार्ट अकाउंट क्रेडिट है, तो वो टू बैलेंस ब्रेकडाउन होगा ना अपनी बुक में। हम लोग परफेक्ट है। हम लोग परफेक्ट है, क्या बात है। हाँ। तो हम लोग परफेक्ट है तो हमारे बुक में स्मार्ट अकाउंट क्रेडिट, तो बाय बैलेंस BD, स्मार्ट इज अवर क्रेडिटर। ठीक है बराबर।
मिस्टर परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट है, यस। परफेक्ट के बुक में स्मार्ट का अकाउंट, सो बाय बैलेंस बीडी, ओके, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट। This is your format for your next problem, problem number 7. These two problems will be doing for the understanding the method, that's it. एक बार खाली गो थ्रू कर लेना। ये आपका जो पासबुक बना था ना बैंक, वो आपसे बनवा रहे हैं इन शॉर्ट। बैंक जो पासबुक बनाता है या करंट अकाउंट का पासबुक या स्टेटमेंट बनता है, वो ये मेथड से बनता है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। सिंपल बढ़िया लॉजिक है, अप्लाई करना है आपको इंटरेस्ट का। तो ड्रॉ कर लो क्वेश्चन 7। मालूम कैसे पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड है, दे विल क्लियरली स्पेसिफाई। या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का प्रॉब्लम आ जाए, करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आ जाए, मतलब इट इज बैलेंस, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। ओके, दो मेथड हमने ऑलरेडी किए हैं, डायरेक्ट मेथड, इंटरेस्ट मेथड किया हुआ है हमने, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किया हुआ है। इंटरेस्ट मेथड वाज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड एंड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। ओके, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड एंड इंटरेस्ट मेथड, ये दो किया है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों किया हुआ है। इसमें अभी ये प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, ये कब यूज होता है? जब आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस दिखाने की जरूरत होती है, जो पासबुक में ही होती है, बाकी तो कोई नहीं दिखाता है। हर एक एंट्री के बाद जब आप बैलेंस दिखाते हो और आपको इंटरेस्ट ढूंढना है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। उस मेथड से आप करो। नेसेसिटी तब अराइज होती है जब आप हर एक एंट्री के बाद बैलेंस ढूंढना, हर एक एंट्री के बाद। अभी हम लोग लेजर करते तो 3 महीने के एंड में बैलेंस ढूंढा ना हमने, 2 महीने के एंड में सेटलमेंट डेट के बाद। हर एक एंट्री के बाद बैलेंस ले, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस लिखना है, तब आपको ये प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस से इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। आंसर सेम ही आने वाला है, सब लॉजिक पूरा वैसा ही है। यही चीज आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। जब आपको हर टाइम बैलेंस दिखाना है तो प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, और स्पेसिफाई करके भी देगा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस यूज करना है, दैट टाइम यू यूज प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। देखो 2nd January, question 7. On 2nd January 2016, Vinod opened a current account with Allahabad Bank Limited, deposited a sum of 30,000 rupees. Deposited a sum of 30,000 rupees. Show Vinod's account in the ledger of Allahabad Bank. Interest is to be calculated at the rate of 5% on the debit balance and 2% on the credit balance. एक्चुअली तो ऐसा दो अलग अलग नहीं रहता है, एक डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट जो रहता है वो मार देता है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, बट इधर अपने को दिया 5% ऑन डेबिट एंड 2% ऑन क्रेडिट, तो नेट देखना है क्या हुआ। प्रैक्टिकली करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, ये याद रखना। सेविंग्स पे आपको मिल जाता है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये थियोरी के लिए दिया हुआ है तो ले लेंगे हम लोग। 5% ऑन डेबिट एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस, द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30th June, 30th June तक का बनाना है। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी, मतलब राउंड ऑफ करना है, एंड 1 year is 365 days। अब लिखेंगे कैसे? तो लिखते वक्त आपको लिखना है विनोद, हम लोग इलाहाबाद बैंक है, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ बैंक, ओके। नॉर्मली अब तक हम लोग ओनर के बुक में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बना देता, अभी वहां सामने वाले बैंक के बुक में हम लोग पासबुक बना रहे हैं। दिस इज विनोद करंट अकाउंट, विनोद करंट अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक। इन अकाउंट करंट नहीं, ये करंट अकाउंट ही है, विनोद करंट अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक, विनोद करंट अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक। एक्चुअल करंट अकाउंट है बैंक का, जो बैंक अपने बुक्स में, जो आपके पासबुक में अपडेट होके रिफ्लेक्ट होके आता है, जो आप देखते हो। तो बैंक कैसे बनाएगा, कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो देखते हैं हम लोग। दिस इज अप टू 30th June
at the rate of 5% and 2%. 5% on debit and 2% on credit. 5% on debit balance, 2% on credit balance. सर ये एक साइड पे हो जाएगा? नहीं, two sides. पूरा सब तक सब सम्स हमारे 2 साइड्स पे ही थे. इसमें से आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ब्रेकअप चाहिए ना, तो आप यहाँ पे कर लो. इधर आप लेफ्ट और राइट का ब्रेकअप मार दो. एक साइड पे हो जाएगा, लेकिन घिचड़ी अच्छा सर नहीं. एक में कर दिया अभी भी। घिचड़ी लगेगा थोड़ा सा. ठीक है, अमाउंट ही लिखना है तो प्रॉब्लम नहीं है इतना. तो वो साइड पर रखोगे नीट एंड क्लीन लगेगा, और कुछ. चलो कैसे करने का अभी देखो. हम लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. तो पासबुक में है ना, समझो पहला ट्रांजैक्शन ऑन 2 जनवरी विनोद ओपन अ करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक बाय डिपॉजिटिंग 30,000. अगर मैं विनोद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, तो विनोद के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होगा? बैंक टू कैश. मेरा बैंक इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, राइट? 1000 टाइम्स. नाउ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या होनी चाहिए एंट्री? कैश टू विनोद. कैश टू विनोद. कैश टू विनोद होनी चाहिए. ठीक है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स है, विनोद इज द गिवर. तो बैंक के लिए विनोद बिकम्स द क्रेडिटर. तो पहली एंट्री आ जाएगी आपकी 2 जनवरी 16 को. 2 जनवरी 16 को कैश, ये पर्टिकुलर कॉमन है यहाँ पे. ये टू भी इधर है, बाय भी इधर है, एक ही बनाने का. सो कैश टू विनोद है, तो ये विनोद में क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट. बाय कैश अकाउंट. ठीक है, आपको ये याद रखना, आप डेबिट में लिख रहे हो कि क्रेडिट में लिख रहे हो. तो बाय, आप लेजर ऐसे ही इमेजिन करो. बाय मतलब क्रेडिट है ना, कैश टू विनोद. तो विनोद में बाय कैश, विनोद का अकाउंट में बाय कैश, तो क्रेडिट में लिखा है ना आपने. तो ये 30,000 में क्रेडिट में लिखूंगा, यहाँ क्रेडिट में लिखूंगा. बराबर है? जैसे मैं क्रेडिट में लिखूंगा, अब ये एक ट्रांजैक्शन हुआ. अब ये ट्रांजैक्शन हुआ, इमीडिएटली बैंक बैलेंस ढूंढ लेगा आपका. ये ट्रांजैक्शन के बाद 2 जनवरी के बाद आपका बैंक का बैलेंस कितना हो गया? तो 30,000 क्रेडिट हो गया. तो वो इधर बताएगा CR 30,000. CR 30,000. ये CRDR इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी डेबिट हो जाएगा, कभी क्रेडिट हो जाएगा, कभी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा. तो ये CRDR साथ में चिपका के लिखने का, क्रेडिट 30,000. ये समझा? तो ऐसे करके पहले आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्ट पे जाते हैं कैसे करने का. तो कैश टू विनोद बाय कैश 30,000 क्रेडिट और क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, देन डेट वाइज आना है. 15th 12th मार्च 10th अप्रैल. ठीक है, 15th जनवरी हो रहा है नेक्स्ट डेट. 15th जनवरी को क्या हुआ? ये फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट. फर्दर डिपॉजिट और पैसा डाला उसने. 15 जनवरी को और 12,000 रुपए डाले. तो 15 जनवरी को क्या एंट्री करोगे आप? वापस सेम करोगे, बाय कैश अकाउंट. सिंपल है, बराबर है. अब ये एक्चुअली डिपॉजिट अपने को फालतूगिरी लग रहा है, यहाँ पे कैश ला रहा है, कैश जा रहा है. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली कोई भी चेक फाड़ के देगा तो उधर चेक नंबर दिखा. आप एक्चुअल पासबुक उठा के देखोगे ना, तो आपको वो चेक नंबर दिखेगा, या NEFT का ट्रांजैक्शन है तो वो डिटेल दिखेगी, पेटीएम का डिटेल दिखेगी आपको. ओके, बड़ा सा सीरियल नंबर होगा, ट्रांजैक्शन ID होगा, और आपने पेटीएम का थ्रू किया या डेबिट कार्ड के थ्रू किया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया, आपका अकाउंट नंबर दिखेगा. वो पूरा डिटेल दिखता है बैंक के पास. ठीक है, ये हम लोग बहुत क्रूड सेंस में बना रहे हैं, तो एंट्री पे ज्यादा टेंशन मत लेना. बाय कैश और टू कैश ही आएगा. प्रैक्टिकली वो बाय कैश टू कैश नहीं, अलग अलग चेक नंबर और अकाउंट डिटेल दिखते हैं वहां पे. ठीक है, तो ये खाली एंट्री से है. तो बाय कैश लाया तो बाय कैश, लेके गया तो टू कैश, या टू सेल्फ भी लिख सकते हो आप. ओके, तो ये खाली सम्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, बाय कैश टू कैश या बाय कैश टू सेल्फ. तो बाय कैश अकाउंट, कैश टू विनोद, विनोद में बाय कैश कितना लाया? 12,000. कौन से कॉलम में लिखूं बताओ? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट. और 12,000 रुपया आया क्रेडिट. तो अब बैलेंस कितना हो गया इसके बाद? क्रेडिट बैलेंस हो गया 42,000 का. ये जो नीड है ना, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखना है. ये नीड के वजह से ही हम लोग ये प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मतलब ये बैलेंस का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग. प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, वहां पे हम लोग बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करते थे. पहले प्रोडक्ट ढूंढते थे, फिर बैलेंस लिखते थे.
यहाँ पे हम लोग बैलेंस का ही प्रोडक्ट करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। ओके, ये रीजन से ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस चाहिए, मेनली बैंक का करंट अकाउंट में ही चाहिए, और कोई मेंटेन नहीं करता है। देन 15 जैन के बाद आई थिंक द नेक्स्ट डेट इज 15 फरवरी। 15 फरवरी 16 को क्या हुआ, विड्रॉ किया है उसने 36 10th में है ना? 10, अरे डेट वाइज जा रहा हूँ मैं भाई। 15 जैन के बाद 15 फेब आएगा ना यार, फिर 12 हाँ, मार्च आएगा, sorry, फिर 10 sorry, अप्रैल, फिर 10 में, और फिर 15 जून। तो 15 फरवरी को नीचे उसने विड्रॉ किया है, तो एंट्री क्या कर दोगे आप, विनोद टू कैश। विनोद को हमने कैश दे दिया, तो टू कैश टू सेल्फ लिखो, एक ही बात है। टू कैश या टू सेल्फ वो विड्रॉ कर रहा है। प्रैक्टिकली किसी के नाम पे चेक फाड़ के दिया होगा, यहाँ पे आपको चेक का डिटेल दिख जाएगा। विनोद ने कोई चेक इश्यू किया होगा, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, या टू दैट पार्टी या टू दैट फलाना फलाना अकाउंट, अकाउंट नंबर, ओके, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ। ये खाली क्रूड सेंस में हम लोग टू कैश सेल्फ बता रहे हैं। कौन से साइड पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। कितना रिकॉर्ड करोगे, 26,000 करोगे, बराबर है। 26,000 उसने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। नाउ थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द बैलेंस आफ्टर दिस। क्रेडिट 16,000। क्रेडिट 16,000, डेबिट नहीं, हाँ क्रेडिट 16। क्रेडिट था ना ऑलरेडी बैंक में उसका, उसमें से उसने 26 निकाले, तो 42 माइनस 26, क्रेडिट 16,000, क्रेडिट 16,000। देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, 12 मार्च को उसने वापस डिपॉजिट किया, तो 12 मार्च 16 को वापस एंट्री क्या होगी, कैश टू विनोद। विनोद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, विनोद को भूल जाना है यहाँ पे, विनोद को फॉरगेट, ठीक है। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बैंक। बैंक के बुक्स में विनोद का अकाउंट है, तो विनोद पैसा लाया, तो कैश टू विनोद, तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। ये विनोद कितना है, 8,000। कौन से कॉलम में लिखोगे, ये क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। अब बैलेंस कितना हो जाएगा, क्रेडिट था 16 का और 8 आ गया, तो क्रेडिट हो गया 24,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 10th ऑफ अप्रैल। 10th ऑफ अप्रैल को क्या हो रहा है, वापस विड्रॉ किया, तो टू कैश या सेल्फ कर दो। विड्रॉ किया तो डेबिट साइड पे ही आएगा ऑब्वियसली, बैंक डेबिट्स, बैंक डेबिट्स, बैंक डेबिट्स, BRS, बैंक डेबिट्स अवर अकाउंट, पैसा गया। ये पैसा गया, कितना गया, 30,000 रुपीज गया। अब क्या करोगे, देखो क्रेडिट बैलेंस था 24 और भाई ने 30 विड्रॉ कर लिया है। अब क्या सीन हो जाएगा, आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा 6,000 का। इज दैट क्लियर, देयर विल बी अ डेबिट बैलेंस ऑफ 6,000। मतलब बैंक को इसको पैसा देना बाकी है कि इससे पैसा लेना बाकी है, लेना है। लेना बाकी। ओवरड्राफ्ट। बैंक का ये डेटर हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ओडी हो गया 6,000 रुपए का, ठीक है। फिर 10th अप्रैल के बाद 10th मई को क्या करना है, वापस लाया, तो बाय कैश अकाउंट। कितना लाया ये टाइम, 16,000 रुपए लाया। क्रेडिट साइड पे लाएंगे हम लोग और 16 लाया। अभी देखो डेबिट बैलेंस था 6,000 का, भाई ने 16,000 डाल दिया बैंक। अब बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, अब बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000 होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट का झोल झपाटा समझ में आ रहा है सबको, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। हमने एक्सट्रैक्ट मेथड किया हुआ है, वही बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट मेथड में हमने देखा था, ये हम लोग एक्चुअली बना रहे हैं पासबुक को। फिर क्या हुआ, 10th मई के बाद 15 जून को वापस टू कैश विड्रॉ किया या टू सेल्फ। कितना है विड्रॉवल इसका, 16,000 नहीं 14,000। अब क्या था, क्रेडिट ऑफ 10 था, लेकिन भाई ने क्या किया, विड्रॉ किया, डेबिट हो गया। तो अभी डेबिट ऑफ 4,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से, फाइनल बैलेंस। पहुंच गए यहां तक, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अपने को क्या था, अकाउंट करंट का मतलब क्या है, लेजर अकाउंट विथ इंटरेस्ट। अभी इस पे इंटरेस्ट मारने का, अपने को इंटरेस्ट चार्ज करने का है। बैंक अपना बनिया बुद्धि वापरेगा, बनिया लॉजिक यूज करेगा। कैसे करेगा, देखो बहुत सिंपल है। यहां पर, यहां तक क्लियर है पहले सबको, ये कैसे बनाया है, सिंपल सा, लेजर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, नेचर ऑफ बैलेंस। ऑल ऑफ यू गॉट दैट, बढ़िया। Now I'm going to do what? I'm going to calculate the interest. For those interest, I need to calculate the periods first. कितने टाइम के लिए कितना पैसा पड़ा था।
तो बैंक कैसे सोचेगा, बैंक ऐसे सोचेगा, बैंक सोचेगा कि भाई ने कितना 30,000 रुपीज डाला, ओके 30,000 रुपीज उसका पड़ा हुआ है, कितने टाइम तक पड़ा हुआ है ये 30, कितने टाइम तक कितना पैसा वापरा, सिंपल बनिया लॉजिक, कितने टाइम तक कितना पैसा वापरा, तो ये 30,000 उसका पड़ा है फ्रॉम 2nd Jan to 15th Jan, के बाद भी पड़ा होगा और उसके बाद अमाउंट चेंज हो रहा है, तो 2nd Jan से 15th Jan तक पड़ा हुआ है ये, तो बैंक क्या करेगा, आइडियली 30,000 पे 2nd Jan से 15th Jan का इंटरेस्ट देने का जरूरत है कि नहीं, तो कितना दिन होता है 2nd Jan से 15th Jan, कितना दिन होता है, 13 डेज होते हैं, बराबर है ना कि नहीं। 2nd जनवरी से 15 जनवरी कितना दिन होता है, एंड तक नहीं जाना है, ये मेथड में यही डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग ड्यू डेट से लेके अकाउंट करंट के डेट तक जाते हैं। सर इसमें सेकंड इंक्लूड नहीं करना ना, मतलब 2nd जनवरी, नहीं 2nd जनवरी को इंक्लूड मत करना, ट्रांजैक्शन है ना, ओके। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का भी फंडा थोड़ा उल्टा है, वहां पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड करते थे, याद है, ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड करते थे, इधर ओपनिंग में नहीं करना है, क्लोजिंग में करना है, अभी क्यों करना है बता दो। 30,000 फ्रॉम 2nd Jan to 15th Jan, कितना होता है 2nd Jan से 15th Jan, 13 डेज होता है, यहाँ पे 13 डेज लिख दूंगा, 30,000 के सामने लिख देना है 13 डेज, मतलब 30,000 के बैलेंस पे 13 डेज का इंटरेस्ट बैंक विल गिव टू विनोद, बैंक विल गिव टू विनोद। देन ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं देगा, आगे देखो क्या हो रहा है, 15 जनवरी को अमाउंट चेंज हो रहा है और बन रहा है 42,000, अब ये 42,000 कब तक है, 42,000 15 जनवरी से 15 फरवरी तक है, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी कितने दिन होते हैं, कैलकुलेट करो, 30 डेज होते हैं, 31 15 जनवरी से 15 फरवरी है, 31 नॉर्मल कैलकुलेशन 31 16 प्लस 15 31 डेज होते हैं, तो 42,000 कितने दिनों तक पड़ा था बैंक में, 31 डेज, तो पहला 30,000 वाज देयर फॉर, फिर 42,000 वाज देयर फॉर 31 डेज, तो 30,000 पे 13 दिन का इंटरेस्ट, फिर 42,000 पे 31 डेज का, अगर आप लॉजिकली सोचो तो उस 42 के अंदर 30 पड़ा हुआ है, तो 30,000 पे आइडियली 43 डेज का इंटरेस्ट लग चुका है, यू अंडरस्टैंड। ये हम लोग नॉर्मल केस में करते थे, याद है, हम लोग ड्यू डेट से सीधा जंप मारते थे डेट ऑफ सेटलमेंट का, सब डेज टोटल ड्यू डेट से डेट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, हर एक बैलेंस टू बैलेंस जंप मारते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैंक को बैलेंस दिखाना कंपलसरी है, इसके लिए ये मेथड अप्लाई हो रहा है, बैलेंस प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। यही मेथड आप नॉर्मल लेजर में किधर भी अप्लाई कर सकते हो ऊपर, लेकिन आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखना पड़ेगा, अभी आप जितने सम किए आपने उस हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखो और फिर प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस से ढूंढो, आपको आंसर सेम आ जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन करता है सिर्फ बैंक है क्योंकि उसको ही हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस ढूंढना है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, देखो ये 42,000 रहा 15 फरवरी तक, देखो लॉजिक समझ में आ रही है, 30,000 था 2nd जनवरी से 15 जनवरी, तो 13 दिन तक था, फिर 42,000 था 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, फिर 15 फरवरी को बैलेंस चेंज हो गया 16,000 हो गया, अब ये 16,000 कब तक था, 16,000 था 12 मार्च तक, तो 15 फरवरी से 12 मार्च कितना होता है, 25 दिनों तक था, फिर बैलेंस चेंज हो गया 26 ना, 365 डेज लेना है, एक मिनट, क्वेश्चन में 365 बोला गया, फरवरी में 28 बना देना, बराबर है, मेक 28 दिन इन फरवरी, इज दैट क्लियर, समझा कि नहीं, हाँ नहीं दिया होता तो फिर हम लोग 29 लेते, ठीक है, तो 12 कहां से कहां था अभी, 15 फरवरी से 12 मार्च 25 दिन आए सबको, फिर 12 मार्च को बैलेंस हो गया 24, अब ये 24 कब तक था, 10 अप्रैल तक था, तो 24 कहां से कहां जाओगे आप, 12 मार्च से 10 अप्रैल तक, 29 डेज 29 डेज, वैसे ही 10 अप्रैल से 10 मई तक 6,000 रुपया था, 30 डेज, फिर 36 36 था, और फिर क्या हुआ,
ये 4000 कब तक का अकाउंट बनाना है आपको? 30 जून तक का करना है ना यार, है ना? 30 और जून। ये लास्ट वाला 15 आएगा। हाँ, ये बात पकड़िया। ये लास्ट वाला जो है ये कितना दिन आएगा? 15 जून से 30 जून पे जाने का अपने को, ठीक है? 15 जून से 30 जून, वैसे तो 14 नहीं, ये गलत पकड़ा। 15 जून से 30 जून कितना होता है? 15 डेज होता है ना? बट ये लास्ट वाला हो जाएगा अभी 16 डेज हो जाएगा। 16 डेज हो जाएगा। 16 क्यों? क्योंकि ये आप एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हो नेक्स्ट डे, जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है वहां से लेके आप फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा ना वहां तक का इंटरेस्ट आप दे रहे हो। ठीक है? आप पासबुक में कभी भी देखोगे ना आपको ओपनिंग बैलेंस करके बताएगा वो, नेक्स्ट डेट अपडेट करवाओगे कभी। तो बैलेंस वाज ऑन नेक्स्ट डे, मतलब आपने ट्रांजैक्शन 25 तारीख तक किया तो आपको 26 तारीख का बैलेंस दिखाएगा वो, 26 तारीख तक का बैलेंस दिखाएगा वो ओपनिंग बैलेंस करके। इज इट क्लियर? तो यहाँ वो जो ओपनिंग में हम लोग इंक्लूड करते थे ना वो यहाँ पे क्लोजिंग में करेंगे, ये याद रखना है। जो वहां पे ओपनिंग में इंक्लूड करते थे वो यहाँ पे क्लोजिंग में करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग में नहीं होगा, ओपनिंग में सीधा सीधा धड़क से जाने का, क्लोजिंग में खाली इंक्लूड कर लेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि बैंक ऐसे मेथड से इंटरेस्ट देता है, ओपनिंग बैलेंस तक का इंटरेस्ट आपको दे देता है नेक्स्ट डे तक का। इज दिस क्लियर? सो ये चीज मैं आपको पूरा रिटर्न पॉइंट्स दूंगा, इपॉक का दूंगा, फॉरवर्ड मेथड का दूंगा, इसका भी दूंगा, इधर कौन सा दिन इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ओके, सब बताता हूँ। तो यहाँ पर ओपनिंग में नहीं लेना, क्लोजिंग में लेना, एक दिन एक्स्ट्रा, दैट इज 16th डे। ओके, एंड नाउ तो सिंपल है, आपको यहाँ से ही आप धड़ाक से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं करना है, हम वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे और उस प्रोडक्ट पे एक दिन मार देंगे वेटेड एवरेज करके। तो व्हाट आर वी डूइंग, 30,000 पे 13 दिन, 30,000 इंटू 13 कितना होता है? 3,90,000 होता है। कौन सा प्रोडक्ट है ये, डेबिट का प्रोडक्ट है कि क्रेडिट का प्रोडक्ट है? क्रेडिट का है, तो क्रेडिट कॉलम में लिखने का 3,90,000। फिर 31 इंटू 42,000, 13,02,000। 13,02,000। ये मैं लिखूंगा किधर, क्रेडिट में, क्योंकि ये क्रेडिट वाले प्रोडक्ट है। ये पेएबल, जैसे बैंक के लिए ये पेएबल इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन हम लोग हर एक का इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट करके एक दिन का मार देंगे डायरेक्टली। 16,000 इंटू 25 कितना होता है? 4 लाख। 24,000 इंटू 29 6,96,000। 30,000 इंटू 6 36 इंटू 10 3। अरे अरे अरे, एक मिनट मैं सबको क्रेडिट में लिखते जा रहा हूँ। 1 2 3, अच्छा ये भी क्रेडिट ही था। 1 2 3 4, ये 1,80,000 डेबिट में आ जाएगा। ये डेबिट प्रोडक्ट है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे दिख रहा है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। फिर वापस क्रेडिट हो गया तो 36 इंटू दिस इज 3,60,000 और फिर 16 इंटू 4 वापस डेबिट हो गया तो 64। कर दो यहाँ तक। अब क्या करो, टोटल कर दो प्रोडक्ट का, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट जैसे वहां पे करते थे, सेम चीज। कितना आ रहा है टोटल? सर डेबिट का आ रहा है 2,44,000। सर वो लास्ट में 16 डेज कैसे आएगा? लास्ट में 16 डेज देखो, हमारा 4,000 का डेबिट बैलेंस था, कब हुआ ये? 15th को हुआ। 15 से अपने को कब तक बनाने का पासबुक? टिल 30th जून दिया हुआ है। तो 15 से लेके 30th कितना डेज होता है वैसे? 15। बट यहाँ पे अपने को एक दिन एक्स्ट्रा ले लेने का, तो जो ओपनिंग बैलेंस वाला डेट है ना, उसका भी इंटरेस्ट ले लेने का। ये बैंक अपने को ओपनिंग बैलेंस तक का दे देता है नेक्स्ट डे तक, इसके लिए तो +1। जैसे वहां पे ओपनिंग में इंक्लूड करते थे, यहाँ पे क्लोजिंग में इंक्लूड कर देने का। तो कितना हुआ आपका? 16। क्रेडिट टोटल 31,48,000। 48,000। बस अभी इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट का अपने को रेट्स दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डेबिट प्रोडक्ट। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट कितना रहेगा? क्रेडिट का कितना, मतलब जो इंटरेस्ट पेएबल है बैंक का, जो क्रेडिट बैलेंस पे देना है उसको इंटरेस्ट, वो कितने रेट से देना है? 2% से देना है।
तो 31,48,000 का 2% फॉर हाउ मेनी डेज? 1 डे। हमने ऑलरेडी वेटेड एवरेज करके रखा है। एंड 2,44,000 का 2% नहीं, कितना है? 5% है उसमें। डेबिट बैलेंस पे इट इज 5%, राइट? तो 5/100 into 1/365, तो कितना आता है ये कैलकुलेट करो। क्रेडिट का 172.5 173 172.5 एग्जैक्ट। हाँ मतलब 0.49 आ रहा है 493 नियरेस्ट टू पे बोला है तो झंझट नहीं है। चलो 0.4 आ रहा है ना, तो 172 रुपीज। 49 आ रहा है 173 अच्छा ओके, 173 रुपीज। और दूसरा कितना आ रहा है उसका? 33.42, तो सर 33.33 ले ले। तो अभी 33। अभी क्या होगा इंटरेस्ट मुझे बताओ। 140 173 पेएबल 140 पेएबल होगा, 173 देना बाकी है, 33 लेना बाकी है। तो 140 रुपीज इज इंटरेस्ट पेएबल। दिस इज इंटरेस्ट पेएबल। ये जो चीज हम लोग वहां पे करते थे एक साथ, आंसर डिक्टो सेम आएगा। अब ट्रायल मार के देख सकते हो। इसी चीज को आप लेजर बना के फॉरवर्ड मेथड से भी कर सकते हो। हर एक बार बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा ड्यू डेट से मारो जंप लास्ट डेट पे, डेट ऑफ तो सेटलमेंट। तो इसमें वो टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मैं खाली मेथड बोल रहा हूँ अभी। आप फॉरवर्ड से करो तो प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस सेम आंसर आ जाएगा, वो मैं बता रहा। अभी 140 रुपीज इज इंटरेस्ट पेएबल। एंट्री क्या बनेगी इंटरेस्ट पेएबल की? इंटरेस्ट टू विनोद। तो विनोद में क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट। विनोद में आएगा बाय इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड 140 रुपीज। क्रेडिट साइड 140, ये होगा उसका 30th जून 16 को। 30th जून 16 को इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा 140 रुपीज। एंड वही डेट पे इसका बैलेंस क्या हो जाएगा अभी इमीडिएटली? जो आपका डेबिट बैलेंस था 4000, उसमें 140 रुपीज बढ़ गया, मतलब डेबिट नहीं बढ़ा, पैसा आ गया। आपका बैलेंस कितना बचेगा इधर? डेबिट 3860। 3860 डेबिट बचेगा। इज दैट क्लियर? 3860 डेबिट बचेगा। और वही आपको यहाँ पे लिखना है, बाय बैलेंस CD 3860। आपका टोटल टैली हो जाएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट वही आएगा 56,70,000। ये खत्म करता है आपका सम। और यही आपको दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकते हो टू बैलेंस BD। दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे वांदा नहीं। डेबिट कॉलम 3 1 पहली हर बार होगा 16 होगा ही ना यार, तुमने ही तो किया है वो डेबिट माइनस क्रेडिट। ये सब इंडिविजुअल बैलेंस कहाँ से टपके? हर एक बार का क्रेडिट में क्रेडिट ऐड किया, डेबिट है तो माइनस किया। असं करायचा। रेत वाला भी ऐसे ही करना है? यस, ट्राई कर रहे हो? करूं? अरे वो बैलेंस ब्रॉट डाउन का बोल दो ना। हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या करोगे? विल यू, उधर ओपनिंग बैलेंस है, देखो क्या दिया है, रोशन एज अ करंट अकाउंट विद अ पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप फर्म का करंट अकाउंट है, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस से करना है, ठीक है। नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में ऐसा घड़ी घड़ी बैलेंस ढूंढते नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी से के लिए आपको पता चले कि प्रोडक्ट पूरा स्ट्रक्चर सेम है। खाली ऊपर हेडिंग में क्या लिखने का? रोशंस करंट अकाउंट विथ पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं है, रोशंस करंट अकाउंट विथ पार्टनरशिप फर्म। रोशंस करंट अकाउंट विथ पार्टनरशिप फर्म, तो बैंक के साथ हो या पार्टनरशिप फर्म, फॉर्मेट पूरा डिट्टो सेम होगा, कोई अलग चेंज नहीं है। रोशन एज अ करंट अकाउंट, इट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 75,000। तो व्हाट विल यू राइट? डेबिट बैलेंस मतलब ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, टू बैलेंस BD। कैन यू सी दिस? ये आपका फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा, टू बैलेंस BD, डेबिट कॉलम, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड, और यहाँ पे बैलेंस में डेबिट।
सेम पे, और फिर आगे बढ़ते जाओ सेम वे ट्रांजैक्शन के साथ। खाली ध्यान क्या रखना, जब आप डेज कैलकुलेट करोगे ना, तो विल यू इंक्लूड वन डे इन ओपनिंग और इन क्लोजिंग? इन क्लोजिंग। इन क्लोजिंग यू विल इंक्लूड वन डे, ओपनिंग में यू विल इग्नोर। ओपनिंग में क्यों इग्नोर करोगे आप? क्योंकि लास्ट वाले में ऑलरेडी काउंट किया लास्ट रहेगा। वाले में ऑलरेडी काउंटेड है, इसके ट्राई करो। मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व, अभी देख लो। सेम कॉलम्स, अब यहाँ पर भी दो दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म में। 10% ऑन डेबिट बैलेंस, 8% ऑन क्रेडिट बैलेंस। ऐसा होता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक ही रेट से चार्ज होता है, जो भी डेबिट बैलेंस तुम्हारा नेट है। या कैपिटल इंट्रोड्यूस पे अलग रेट से होता है। करंट अकाउंट में तो इंक्लूजन भी, वो पैसा लाता जाता है वो कैपिटल में गिना जाता है। ठीक है, हम लोग करंट अकाउंट में सब दिखा रहे हैं, करंट अकाउंट में ही ला रहा है, करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर रहा है। नॉर्मली कैपिटल इंट्रोड्यूस इज ऑलवेज इन कैपिटल अकाउंट, करंट में से ड्रॉइंग्स ही रहता है खाली। टू बैलेंस भी आएगा, टू बैलेंस बीडी, यस दिया हुआ ना, डेबिट बैलेंस, डेबिट में ना। डेबिट में टू बैलेंस बीडी। बाय चांस पार्टनरशिप में ऐसा है कि कैपिटल फिक्स रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई पैसा लाना नहीं चाहिए, तो फिर आप करंट में ये सब कर सकते हो चेंजेस, लाया गया सब करंट। तो कैपिटल आता है तो कैपिटल में ही क्रेडिट होता है। This is Roshan's current account partnership form. First July 7 to July 16. एंट्रीज एंड ऑल सेम, बाय कैश टू कैश। ओके, प्रैक्टिकली वो किसको देगा, वो पार्टी का नाम वगैरह सब होता है, बट इधर कुछ नहीं, सीधा बाय कैश टू कैश, डिपॉजिट विड्रॉवल। डेट वाइज जाना, खाली वो ध्यान रखना है, 14 जुलाई, 29 जुलाई, 18 अगस्त, 9 सितंबर। इसमें 366 दे यार, कुछ नहीं दिया ना, 365 का, तो 366, यस लीप ईयर।
नोट लिख देने का, you have taken 366 days since 29 days in Feb and 360 days 60 days in year 2016 since it is a leap year. और हो गया रौनक? राउंड ऑफ करूंगा भी यहाँ। नहीं करना है ना? रौनक फिनिश? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। करो करो, क्या बोल रहे हो? राउंड ऑफ नहीं करना, इसमें 2 डेसिमल तक रख देना या सर क्या? अगर एग्जाम में ऐसा आया लीप ईयर वाला और स्टार्टिंग से फिर भूल गए 366, बाद में नोट लिख सकते हैं वी हैव कंसीडर्ड ओनली 365 डेज। उसमें ना आपका एक छोटा सा कैंसलेशन होगा खाली इंटरेस्ट में, अगर फरवरी का लफड़ा ना हुआ तो हाँ वही डेज का मेन का ही है ना। बहुत सारा कैंसलेशन होता है तो लिख देना 365 का आराम से चलेगा। हाँ। फाइनल सर इसमें लास्ट वाला 22 डेज आएगा ना? ₹1 का ही फर्क आएगा। हाँ हाँ लास्ट वाला 20 कब तक करने का? 30 सितंबर, तो 21 + 1 22 डेज। यस 22 डेज, लास्ट वाला 22 डेज लिख सकते हो। 365 का अगर बहुत कैंसलेशन हो रहा है ना, कम हो रहा है तो टेंशन नहीं है, 1-2 अमाउंट में तो टेंशन नहीं है, ज्यादा कैंसलेशन है तो 365 का अजम्पशन लिख के चलेगा। आनंद 50 पैसा या कुछ डिफरेंस आता है इंटरेस्ट में, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इंटरेस्ट 449.72 आ रहा है। मुझे अलग आ रहा है 454.54 456 आ रहा है। डेबिट का 428.69 आ रहा है। डेज जरा डेज बोलते जाओ, पहले वाले का डेज 13 15 20 21 22 22 और 22 आ रहा है। हाँ वही 22 22 18 अगस्त से 9 सितंबर ना, तो 13 + 9 22। यस 22 इधर गड़बड़ हुआ है। 75 × 13 करो, कितना आ रहा है? 975 63 × 15 945 945 20 × 34 680 680 22 × 12 264 264 22 × 23 506 शकुंतला देवी चाहिए इधर। अभी इसका टोटल बोलो, डेबिट और क्रेडिट का कितना? 24 लाख 25,000 24 लाख 25,000 4,25,000 डेबिट है, दिस इज 945 की अमाउंट है ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड मुझे मनन वाला आंसर आ रहा है 456.02। एक सेकंड, हाँ सेम। हाँ मुझे जस्ट अ सेकंड। फोर 456.0 मैडम। हाँ
या सॉरी गाइस, ये मिला आपको 24,25,000 एंड 9,45,000। फिर क्या करने का, इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल। सो इंटरेस्ट ऑन डेबिट प्रोडक्ट, दिस इज रिसीवेबल, and interest on credit product, that is payable. So debit product is what, 24,25,000 पे at the rate of debit पे कितना है उसका 10% into 1/365 and 945,000 पे at the rate of 10% for 1/365 366 ना 366 आएगा और ये 12% आएगा। हाँ इसके लिए फर्क आ रहा है इधर। 366 1/366 1/366 कितना आ रहा है फर्स्ट वाले का 24,25,000 का? सर 8% और 10% है। 8 और 10 है, अच्छा ओके ओके ओके, दिस इज 8। बोलो पहले वाले का कितना आ रहा है? 206.55 सॉरी क्रेडिट का है वो। इसका 664.38 664.38 एंड बस 5-6 है। ओके और अब माइनस करके 662 आ रहा है। अरे 662.57 ऐसा कैसा? हाँ 24 लाख 62.568 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 57 आ रहा है। सर एक 663 है और एक दूसरा 207 है। राउंड ऑफ नहीं कर। अरे बापा 662 आ रहा है ना, 662.57 क्या किया 24,25,000 इंटू 10/100 इंटू 1/366 बराबर, तो वो आया आपको 662.57। इतना रिसीवेबल है, राइट? डेबिट ज्यादा है तो ज्यादा ड्रॉइंग्स हो गया है, तो बिजनेस हैज टू रिसीव दैट मच इंटरेस्ट। और पेएबल आपको मिला 9,45,000 इंटू 8/100 इंटू 1/366, दैट इज 206.56 और माइनस करके नेट आंसर 456.01 456 इट इज, दिस इज व्हाट, रिसीवेबल या पेएबल? रिसीवेबल। रिसीवेबल है तो क्या एंट्री होगा? टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ये टू इंटरेस्ट जॉब करते हो ना डायरेक्टली, वही है ये टू इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट कितना है 456, दिस इज ऑन 31st नहीं 30th September, ओके। एंड बैलेंस भी लिख दो, इधर डेबिट था और डेबिट किया, मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ 23,456 और इधर लिखने का बाय बैलेंस CD 23,456 एंड दैट्स इट। टोटल कर लो टैली, दिस इज 160 183 456 183 456। कहीं जगह मिले या लास्ट पेज या ये कंटिन्यू कर रहे हो वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखना, अकाउंट करंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने ये सम 365 से किया तो 1 रुपए का फर्क आ रहा है इससे। हाँ 455 ना, नहीं 457, हाँ बराबर, डिनोमिनेटर कम 457 लिख सकते हो assumption, ठीक है। बहुत ही बड़े अमाउंट्स होते हैं ना, hundreds and thousands of crores, 100 crores of rupees, तब ये मैटर करता है एक एक दिन का सब, क्योंकि वन डे मतलब इट इज 1/300, 300th पार्ट ऑफ इट, 350th पार्ट। अब 1 लाख का भी
300th पार्ट देखोगे 300 रुपया कुछ तो आएगा। सर सर इसके ऊपर वाला सम दिखाओ ना। नोट लिखना अभी, नोट। सर डन। डन 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 डन, चलो नोट लिखना सब लोग। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इन डायरेक्ट स्लैश इंटरेस्ट मेथड, in direct slash interest method and in प्रोडक्ट ब्रैकेट में फॉरवर्ड मेथड। लिख ही देता हूं, कॉपी कर लो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, in direct slash interest method and प्रोडक्ट में फॉरवर्ड मेथड, we will include both the days while calculating the number of days for opening balance. Okay. Second point, in product and backward or epoch method, we will include both the days while calculating the number of days for all the transactions. For all the transactions. Third point, in product backward slash epoch method, we will also calculate the product for closing balance of the account, closing balance of the account closing balance of the account ऐसे लिखना, इन forward method it is nil. In forward method it is nil.
Backward method will also calculate the product for closing balance. ये एक extra काम आ जाता है आपका. In forward method it is nil. Okay. Then एक ऐसा पॉइंट इधर मेंशन कर दो स्टार करके, रेस्ट ऑल द, एक और पॉइंट लिख लो, इसका फोर्थ पॉइंट भी लिख लो. इन प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड we will include both the days. I'll calculating number of days for closing balance, but while calculating number of days of opening balance, we will not include both the days. We will not include both the days. We'll include only one day. Not include both the days. ये प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस का हिंट के लिए मैं यहाँ पे बड़े लेटर्स में लिख रहा हूँ, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक. ये प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड में both the days while calculating closing balance. Okay. And opening balance का not include both the days. Not include both the days. And एक बड़ा स्टार मार्क के करना, rest all the days calculations are normal. Rest all the days calculations are normal. अभी डेज करना कैसे है वो एक लिख लो, अंडर डायरेक्ट और इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट में फॉरवर्ड मेथड we calculate number of days from the due date to the date of settlement, that is date of account current. कहाँ से कहाँ जाते हो आप, ड्यू डेट till the date of settlement, and in POC method या backward method under तुम्हें backward और epoch method we calculate number of days from opening balance to the due date of each transaction. Opening balance to the due date
From the date of opening, from the date of opening balance, from the date of opening balance to the due date of each transaction, from the date of opening balance to the due date of each transaction. These are your notes. Date of opening balance to the date of each transaction. Bolo, any points you did not understand? Tell me, tell me, tell me. Chalo. Done? Done. That's it. That completes your account current. एक सम होमवर्क है आपको, कौन सा वाला मैंने बोला? सम नंबर 15. 15 सम इज फॉर होमवर्क. ठीक है, 15 सम एक सम होमवर्क है. आगे क्लियर, कहाँ पे इंक्लूड करना है, कहाँ पे एक्सक्लूड करना है. फॉरवर्ड मेथड में ओपनिंग इंक्लूड करना है, इपॉक में सब कुछ इंक्लूड करना है. मेजॉरिटी फोकस फॉरवर्ड पे ही रखना. ओके, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस आने का चांस नेग्लिजिबल है. इपॉक तो कभी आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, फालतूगिरी है वो. एंड फर्स्ट आपका जो है इंटरेस्ट मेथड भी चांस कम है, फॉरवर्ड मेथड ही है. आप देखोगे पास पेपर एमटीपी हम लोग सॉल्व करेंगे, सब में फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड. आज तक एक्चुअली फॉरवर्ड को छोड़ के कुछ पूछा ही नहीं है इंस्टीट्यूट ने. आप ऐसे पकड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं पूछा, इपॉक भी नहीं पूछा, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस भी नहीं पूछा, कभी पूछा ही नहीं. एमटीपी आरटीपी कोई भी पेपर उठा के देख लो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रोडक्ट में. ठीक है, फोकस ऑन दैट एंड दैट्स इट. अभी सुनो, थियोरी में आपको मैं 10 मिनट देता हूँ. एक छोटा सा चैप्टर 6 निकालो, मॉड्यूल का चैप्टर फर्स्ट का, थियोरी का चैप्टर 6, अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज, just share it. Accounting policies. I want you all to please have a look and read it. अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने बहुत बड़बड़ की हुई है इसके बारे में ऑलरेडी. छोटा सा 1.25 पेज का नोट है, 1 पेज ही है शायद, 1.25 पेज का है. प्लीज टेक 10 minutes and just read it. Accounting policies. कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो फटाक से. ऑलरेडी सब पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए, डेप्री में, स्टॉक में, बीच वाले क्वेश्चंस में भी आता था. इस पे भी 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन कैन कम. राइट अबाउट पॉलिसी. सर शेयर्स का भी फीफो लीफो रहता है? नहीं, शेयर्स का आपको AS 13 आता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप नेक्स्ट ईयर लर्न करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. उसमें आपको लिखा है शेयर्स में अडॉप्ट फीफो एवरेज मेथड. फीफो और वेटेड एवरेज, लीफो नहीं होता. फीफो या वेटेड एवरेज, उसमें भी वेटेड एवरेज से आपको कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, उसमें से वैल्यू करना होता है. ऐसा होता है.
शेयर्स है ना, आप अगर कोई ट्रेड कर रहा है शेयर्स में तो उसके लिए वो स्टॉक हो जाएगा, तो उसके लिए वो फीफो या वेटेड एवरेज यू कैन अप्लाई। बाकी AS13 क्या बोलता है, यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर यू कंपेयर योर मार्केट वैल्यू विथ योर ऑफ योर शेयर्स विथ योर बुक वैल्यू एंड रिकॉर्ड इट एट द लोअर वैल्यू। तो वो होता वेटेड एवरेज पर ही है, कॉस्ट और NRV whichever is less। फीफो जनरली शेयर्स में नो वन अप्लाइज, वेटेड एवरेज फ्लक्चुएट होता है ना प्राइस, वेटेड एवरेज पे उसको लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। गुड्स पे फीफो वेटेड एवरेज का ज्यादा यूज रहता है, शेयर्स आर वेटेड एवरेज। AS13 बोलता है वेटेड एवरेज। पेज नंबर कौन सा है? कौन सा पेज नंबर? 1.71 1.7 हाँ 0.7071। ये लोग ने खाली थियरी पे इधर मेंशन किया है शेयर्स का फीफो, प्रैक्टिकली शेयर्स पे कोई फीफो नहीं करता है, वेटेड एवरेज ही होता है। अब स्टॉक के लिए ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं, गुड्स होता है स्टॉक, उसके लिए यू कैन अप्लाई बोथ फीफो एंड वेटेड एवरेज। अरे यश पटेल, तू मार्कशीट अपलोड नहीं किया है क्या? वही पूछना, मतलब आ रहा है कि पहले से ये फॉर्म है, पहले से तुम लोग ने एप्लीकेशन डाला है? नहीं नहीं, मेरे अभी को क्या, देखो, मैंने अभी जो भेजा वो देखो। हाँ तो तू अपलोड किया ना? हाँ पर ऐसा ही पर अभी कुछ आ नहीं रहा उसमें। अरे भाई तो तेरा एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव आ भी गया है। पर चेंज ही नहीं हुआ है उसमें। हाँ तो अभी हो जाएगा, अभी क्या चिंता कर रहा है? कौन सा मार्कशीट डाला था, टेस्टेड की ओरिजिनल? ओरिजिनल। हाँ तो बस हो गया है, अभी अभी 1-2 दिन में वो नो आ जाएगा, फिर एग्जाम फॉर्म भर देना फटाक से। सर वो अप्रूव तो मेरे में भी आ रहा है। हाँ तो तुम्हारा भी आ जाएगा नो 1-2 दिन में। प्रोविजनल में नो आ गया तो फिर खत्म। पर उसका मतलब एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, प्रोसेस नहीं हुआ है। हाँ वही। बट हो जाएगा ना अप्रूव, मतलब अप्रूव जिसका जिसका अप्रूव हुआ उसके बाद हुआ ही है ना सबका। मेरा एक बार अप्रूव हुआ फिर रिजेक्ट हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद रिजेक्ट हुआ? एप्लीकेशन अप्रूव हमेशा हो ही जाता है, फिर वो RO अप्रूव्ड करके आता है ना, हाँ उसके हाँ, बाद फाइनल अप्रूवल होता है। ओके ओके। देखो वेट करो, प्रोविजनल में नो आ जाएगा ना तो फिर कर दो, फिर फॉर्म भर दो। रिजेक्ट होके आता है तो मेल आया कि तुमको उधर नोटिफिकेशन में ही आया? इन्हें वो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस में ही चेक करना पड़ता है। आपने कोई करना पड़ता है।
अरे एग्जांपल में सेकंड वाला समझाओ ना। कौन सा एग्जांपल? wherein examples wherein Investments long selection term. from an account set of accounting policies is made can be given as follows: inventories are valued at cost except for finished goods or byproducts. Finished goods are valued at lower or cost or market value, and byproducts are valued at net realizable value. उसके बाद ये तो कॉस्ट अपना फिनिश गुड्स का जो है कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिच एवर इज लेस. बाय प्रोडक्ट का जनरली एनआरवी कम रहता है, इसके लिए वहां पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया गया है. Investments long term are valued at the acquisition cost. Provision for permanent diminution in the value has been made whenever necessary. Long term acquisition cost मतलब तुम्हारा इधर जो दिया है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट जो तुमने खरीद के रखा हुआ है उसमें वैल्यूएशन में ना इधर फीफो वेटेड एवरेज ऊपर दिया है, बट जनरली दे आर एट वेटेड एवरेज ओनली. तुम्हारा जो एक्विजिशन कॉस्ट है मतलब विद ब्रोकरेज विद अदर एक्सपेंसेस समझो कुछ हुआ है, तो इंक्लूडिंग दैट यू वैल्यू दैट एसेट जस्ट लाइक यू वैल्यू योर फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट जैसे कॉस्ट पे करते हो वैसे इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे करते हो. फिर एक प्रोविजन आपको क्रिएट करके रखना पड़ता है. प्रोविजन कितना क्रिएट करना वो पॉलिसी ऑफ द कंपनी को होता है. जैसे प्रोविजन फॉर आरडीडी कंपनी डिसाइड करता है कि 5%, 6%, 8% इतना आरडीडी रखेगा. तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन बना के रखता है. तुमने इन्वेस्टमेंट प्रोविजन अकाउंट देखा होगा किधर एडमिशन में आता था या डिसोल्यूशन में आता था. इन्वेस्टमेंट प्रोविजन लायबिलिटी में दिखता था, तो उसका मतलब क्या है, वो एसेट जैसा लॉस अगर होने वाला है, लॉस तुमको लगता है कुछ इन्वेस्टमेंट पे, उसका प्रोविजन पहले से क्रिएट करके दिखा दो. जैसे हम लोग आरडीडी करते हैं ना फॉर डेटर्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोविजन होता है फॉर इन्वेस्टमेंट. तो वो कितना क्रिएट करना है दैट डिपेंड्स ऑन जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. उसके लिए ये 3 आइटम्स दिया हुआ है. कितना डिसाइड करना है ये 3 आइटम्स पे डिपेंड करता है. हमारा प्रूडेंस, मटेरियलिटी एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म. प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट कम होने वाला है तो प्रोविजन दिखाओ. सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब कल बताया था ना कि लीगल फॉर्म मत देखो, एक्चुअल हालत देखो. अभी लीगल फॉर्म में वो इन्वेस्टमेंट पास्ट में बहुत ज्यादा 2-3% फ्लक्चुएट हुआ रहेगा, बट एक्चुअली अभी हालत ज्यादा खराब है, जैसे कि कोई अनसर्टन सिचुएशन आ गई, जैसे कोरोना है या कोई वॉर सिचुएशन आ गई, तो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन होने का चांस ज्यादा है. खाली पास्ट डेटा के ऊपर लीगल फॉर्म में उसके पीछे मत जाओ, एक्चुअल प्रेजेंट में क्या चालू है. मटेरियलिटी, कितना वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है. छोटा वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है पूरा ही राइट ऑफ कर दोगे चलेगा. मटेरियल वैल्यू का है तो उसके हिसाब से डिसाइड करके आप 4-5%, 3-4% का प्रोविजन क्रिएट करके रख सकते हो. ऐसा प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी है इन्वेस्टमेंट. कभी भी कोई भी एसेट आपको फ्यूचर में दिखा है क्या वैल्यू कम होने वाला है, यू क्रिएट अ प्रोविजन बाय यूजिंग योर जजमेंट. वो प्रोविजन कितना क्रिएट करना है दैट बिकम्स अ पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट. अभी कोई ज्यादा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रहता है, एक्सेस प्रोविजन बता देता है. कोई एकदम मस्त मौला बिंदास मैनेजमेंट है, बहुत कम प्रोविजन बताता है, नेग्लिजिबल प्रोविजन बताता है. ये प्रोविजन टू प्रोविजन इट डिफर्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट. दैट्स व्हाई दे फॉल अंडर पॉलिसीज. एकदम एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, जजमेंट के हिसाब से बैलेंस रखना चाहिए, ट्रू एंड फेयर भी दिखाना चाहिए. करो. अभी एप्लीकेशन सबमिटेड हुआ है ना तुम्हारा, नेक्स्ट लेवल अप्रूवर इज आरओ बाकी है तुम्हारा, यश पटेल. हाँ. आ जाए अपडेट होके फिर कर देना. मेन वही है उधर रजिस्ट्रेशन स्टेटस में ना नो आना चाहिए. मेन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में नो करके तुम्हारा डेट ऑफ अप्रूवल मेंशन होना चाहिए, फिर करना. हेमांगी का आई थिंक ये नहीं आया था ना, हेमांगी का आ गया. सर इसके जो क्वेश्चन पीछे पूछे उसमें से आता है कि बाहर से भी आता है? पीछे तो खाली एमसीक्यूज है ना, तो थियरी भी है ना. थियरी तो यही है जो ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ लिया एक बार तो फिर यू विल बी एबल टू आंसर ना.
व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हो. Principles accepted, adopted by the organization within the framework of financial standards. These are accounting policies. How are they chosen? They are based on three principles of prudence, substance over form, and materiality. And when are they supposed to change the policy? Are we supposed to change it frequently? No, they shouldn't be changed frequently. Once adopted, the policy must be used constantly to follow the concept of conservatism, follow the concept of consistency. To keep the accounts consistent, you need to keep the policies same. And when are they supposed to be changed? They are supposed to be changed when there are 3 reasons for change. Number 1, change in law. Number 2, change in standards. And number 3, better presentation of financial statement. 4 points हो गया तुम्हारा. पॉलिसीज भी पूछेगा तो पॉलिसीज का अंदर का नहीं पूछेगा कुछ. पॉलिसीज का ही मेन एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क का. है क्या पूछने के लिए? एक पेज तो है खाली. वो इधर चलो नीचे 2 क्वेश्चन पूछा है ना उसके लिए. एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट. थियोरेटिकल क्वेश्चन ये वाला, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड. तो इसमें क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर अप्लाइंग दीज. तो आंसर दिया है. आई थिंक क्वेश्चन किधर है इसका? ऊपर. हाँ. Define accounting policy. Identify the few areas where the different accounting policies are frequently encountered. हाँ, तो इधर आप एग्जांपल्स लिख सकते हो ना. स्टॉक का एग्जांपल लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन का लिख सकते हो, सेल्स का बताया आपको, परचेज, सेल्स, रिटर्न्स, वो लिख सकते हो. बस इसमें इतना ही आएगा आपका. 3-4 पॉइंट्स इसी में हो जाएंगे. 3 एग्जांपल और एक तुम्हारा ये हो जाएगा. आरडीडी का फिर एडिशनल डाल सकते हो. एम्प्लॉय प्रोविजन होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन होता है. And change in accounting policy may have a material impact on the items of the financial statement. Explain the statement with the help of an example. ये change in accounting policy का कोई भी एक particular example ले सकते हो. Say for example fixed assets. Change the method from fixed installation to RBM. You can give a short example. It was 10% fixed installation method. So it is now 25% RBM. So your value of assets change. Your expense change in the balance sheet. Expense change, so that will affect your profit or loss. Value of assets change, so that will affect your financial position. ये example दे सकते हो change in accounting policy में. बराबर? ये टाइप का भी they can ask, but generally पूरा policy का एक साथ आने का भी chance है. वही क्योंकि एक ही पेज का है तो इतना कंटेंट है नहीं पूछने के लिए. जो पूछेंगे आपको उसमें कंटेंट होगा, मिलेगा आपको लिखने के लिए. ठीक है. एमसीक्यू देख लो जरा फटाफट. सीधा एमसीक्यूज. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड टू व्हाट? कंप्लाई विद स्टैंडर्ड एंड लॉ, इंश्योर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव. तीनों आ जाते हैं. बराबर है. अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ इन्वेंटरी ऑफ जीटा एंटरप्राइजेस, दैट इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट, determined on weighted average basis of net realizable value. Which accounting principle is followed? Prudence is nothing but conservative. The areas where different accounting policies can be adopted are both stock as well as debris. Selection of an inappropriate accounting policy may result in what? Both understatement or as well as overstatement of position of business entity. An accounting policy is referred to specific accounting principles as well as methods of applying those principles. दोनों. सर प्रिंसिपल्स कैसे आएगा? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो कंसेप्ट्स और स्टैंडर्ड्स के अंदर रह के कंपनी खुद के रूल्स फ्रेम कर रही है ना, उसके प्रिंसिपल्स हुए. एंड द मेथड फॉर अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल तुमने विद इन द फ्रेमवर्क प्रिंसिपल लिया है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड का. अब वो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड के लिए तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो, कितना लाइफ ले रहे हो, कितना स्क्रैप ले रहे हो, कितना कॉस्ट लिया हुआ है तुमने एसेट का, या एस्टिमेटेड लाइफ, या सब मिला के डेप्रिसिएबल कितनी एस्टिमेट की है एसेट की, वो तुम मेथड कर रहे हो. वो मेथड हुआ, मेथड ऑफ अप्लाइंग दैट. हाँ. तो दोनों तुमको डिफाइन करके दिखाना पड़ता है ना. दैट इज पॉलिसी.
क्या पॉलिसी ली और कैसे कैलकुलेट की अराइव की उस वैल्यू पे, वो दोनों इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। ये दोनों चीज आपको डिस्क्लोज करके दिखानी पड़ती है फाइनल अकाउंट्स में। आपके स्टेटमेंट्स में आपको क्या वैल्यू पे रखा है, क्या मेथड लिया है, वो तो दिखाना ही है, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे अराइव किया, वो भी डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे आपको। स्टॉक है तो FIFO कर रहे हो या वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज कर रहे हो। वेटेड एवरेज में आपने कौन से वैल्यूज आपने कैसे कंसिडर किए हुए हैं, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद किए हुए हैं, कि वीकली ट्रांजैक्शन के बाद वेटेड किया है, कि मंथली ट्रांजैक्शन के बाद वेटेड किया है, कितना अमाउंट कौन से स्टॉक को दिया हुआ है, सब वैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। Got it? So that's it. That's your policy. Revise it once. Okay. You can write it in your own words. खाली 2-3 पॉइंट आपको याद रखने में, डेफिनेशन कौन से एस्पेक्ट्स पे आप डिसाइड करके करते हो, कब चेंज कर सकते हो। लोग मिलते हैं फिर कल, MTP सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाउट है तो मैसेज करो, एक सम होमवर्क कर लेना। टाटा बाय बाय, सी यू। अभी कुछ डाउट है तो रुको।